पाठक एग्रो फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की टॉपिक रेस्पिरेशन की, पादपों में श्वसन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है, इसके लिए सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि श्वसन का मतलब क्या होता है। श्वसन क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ का मतलब मेरा है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन से। रेस्पिरेशन में जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इनका अपघटन होता है। इनका क्या होता है? अपघटन, या अपन कह सकते हैं ऑक्सीकरण होता है। जटिल भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया का नाम होता है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। श्वसन में जैसे कार्बोहाइड्रेट का भी अपघटन हो सकता है, वसा का भी अपघटन हो सकता है और प्रोटीन का अपघटन भी हो सकता है। यदि भोज्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट या वसा का अपघटन किया जाता है तो उसे अपन फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। और यदि प्रोटीन का अपघटन या ऑक्सीकरण किया जाता है तो उसे हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सबसे पहले अगर अपने शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में सबसे पहले प्राथमिक रूप से कार्बोहाइड्रेट का ही अपघटन किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति होने पर फिर वसा का अपघटन किया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही ना हो तो ऐसी स्थिति में फिर प्रोटीन का अपघटन या ऑक्सीकरण किया जाता है। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जटिल भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इनके अपघटन से या इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा रिलीज होती है और इसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम एक समीकरण के रूप में देखते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का रूप जिसका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, परिणाम स्वरूप CO2 जल और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ग्लूकोज को ऑक्सीकरण हुआ और ऊर्जा रिलीज हुई। मतलब जटिल भोज्य पदार्थ चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो या प्रोटीन हो, इनके ऑक्सीकरण से, इनके अपघटन से ऊर्जा का निर्माण होना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। यदि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण वायु की अनुपस्थिति में हो तो भी ऊर्जा बनती है, क्योंकि ऑक्सीकरण C6H12O6 इसका ऑक्सीकरण यदि वायु की अनुपस्थिति में होता है तो क्या बनते हैं? C2H5OH एथिल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस 56 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। इसको भी अपन रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है और यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अब्सेंस में हुआ है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा दोनों में बन रही है। यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से वो CO2 जल और ऊर्जा बन रही है, और यहाँ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एथिल एल्कोहल, CO2 और ऊर्जा बनती है। दोनों ही क्रियाएं रेस्पिरेशन है। लेकिन अपन ये कह सकते हैं यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण वायु की उपस्थिति में हुआ है, इसलिए इसको अपन ऑक्सी श्वसन या वायुवीय श्वसन कह सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन।
और यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण वायु की अनुपस्थिति में हुआ है, इसलिए इसको अपन अवायवीय श्वसन, अनोक्सी श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा वह श्वसन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो O2 की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया का नाम ही श्वसन है। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि जितने भी प्रकृति में मौजूद अधिकांश पादप और जंतु जो होते हैं वो लगभग इस रेस्पिरेशन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करके भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, अब अपन रेस्पिरेशन के बाद बात करेंगे श्वसन के क्रियाधार। श्वसन के क्रियाधार, श्वसन के क्रियाधार या श्वसनाधार। श्वसन के क्रियाधार या श्वसनाधार का मतलब क्या है? श्वसन के क्रियाधार का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन क्रिया में जो भी काम आने वाले जटिल भोज्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उन्हीं पदार्थों को अपन कहते हैं श्वसनाधार। मतलब श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन से भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीकरण हुआ और उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, उन भोज्य पदार्थों को ही हम श्वसनाधार कहते हैं। जैसे अभी अपने ऊपर पढ़ा श्वसन में कि श्वसन प्रक्रिया में जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये श्वसन के क्रियाधार के रूप में उपयोगी ले जाते हैं। मतलब श्वसन क्रियाधार का मतलब है श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाले वे भोज्य पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण हो और ऊर्जा का निर्माण हो, उन पदार्थों को अपन कहते हैं श्वसन के क्रियाधार या श्वसनाधार। तो श्वसन क्रियाधार के रूप में कौन कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। सबसे पहले बात अपन ये करते हैं कि श्वसन क्रियाधार जो होता है उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में लिपिड का उपयोग किया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों ही ना हो तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है श्वसनाधार के रूप में। तो श्वसन क्रियाधार या श्वसनाधार अपने पास कितने पदार्थ हैं? 3, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सबसे पहले प्राथमिक श्वसन क्रियाधार के रूप में होता है अपने पास कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जब तक शरीर में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उपस्थित है, तो श्वसन क्रियाधार के रूप में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए प्राथमिक श्वसनाधार किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में श्वसनाधार के रूप में या श्वसन क्रियाधार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? लिपिड का। और अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों ही ना हो तो इन दोनों की अनुपस्थिति में शरीर में मौजूद प्रोटीन का इसलिए प्राथमिक श्वसनाधार के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में लिपिड और उसके बाद में प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं यदि श्वसन क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग किया जाता है, यदि श्वसन क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग किया जाता है तो ऐसे रेस्पिरेशन को अपन कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और यदि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों ही ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है श्वसन के रूप में। तो यदि श्वसन क्रियाधार के रूप में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इसको अपन कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब है जब श्वसन क्रियाधार के रूप में किसका उपयोग किया जाए? कार्बोहाइड्रेट और वसा का। अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा ना हो तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है श्वसन क्रियाधार के रूप में
उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो होता है वो लगभग भूखमरी की स्थिति में होता है। यदि कार्बोहाइड्रेट और वसा अपने शरीर में मौजूद नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन ही अपने पास रेस्पिरेशन का मुख्य स्रोत बच जाता है। ऐसी स्थिति तभी आती है जब भूखमरी की स्थिति होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं श्वसन के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन कितने प्रकार का होता है? अगर हम बात करें श्वसन के प्रकारों की तो मुख्य रूप से श्वसन जो होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अर्थात वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, जिसको अपन ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन या वायु श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पहला श्वसन का प्रकार है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जब जटिल भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या प्रोटीन है, इनका अपघटन या इनका ऑक्सीकरण वायु की उपस्थिति में किया जाए। इनका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाए? वायु की उपस्थिति में, तो उसको अपन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे देखो ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया गया वायु की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब वायु की उपस्थिति में होता है तो CO2, जल और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। इसको अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। जब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं CO2, जल और ऊर्जा, और अधिकतम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, यदि ऑक्सीकरण वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है, यदि जटिल भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, अनऑक्सी श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनऑक्सी श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण वायु की अनुपस्थिति में किया जाए। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या किया जाए? वायु की अनुपस्थिति में किया जाए। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है तो उसे अपन अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं या अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या क्या बनते हैं? एथिल अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा बनती है। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण किया गया तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 बनेगी और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। कितनी ऊर्जा रिलीज होती है? 56 किलो कैलोरी। इसे अपन अनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रकार का जो श्वसन होता है मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? या तो फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया, मतलब फंजाई किसको बोलते हैं? कवक को, और बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? जीवाणु को। यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है मुख्य रूप से कवक और जीवाणु में पाया जाता है। इसके अलावा अंकुरित होता हुआ बीज, अंकुरित बीज जो होते हैं उनमें भी किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और मांसल फलों में,
अंकुरित बीज और मांसल फलों में। इस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। कौन सा रेस्पिरेशन? अनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मुख्य रूप से किस किस में पाया जाता है? कवक में और जीवाणु में। इसके अलावा किस में देखने को मिलेगा? इसके अलावा अनोक्सी श्वसन जो होता है अंकुरित बीज और मांसल फलों में भी देखने को मिलता है। मांसल फलों में भी अनोक्सी श्वसन पाया जाता है। अंकुरित बीज है उनमें भी अनोक्सी श्वसन देखने को मिलता है। तो ये बात हुई श्वसन की। सबसे पहले बात हमने की श्वसन की, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। सबसे पहले बात हमने की थी श्वसन की, उसके बाद में हमने बात की श्वसन के क्रियाधार की, और उसके बाद में बात की हमने श्वसन के प्रकार की। तो श्वसन के प्रकार के बाद अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो श्वसन में हमने ये देखा कि ग्लूकोज को ऑक्सीकरण होता है। देखिए ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है। उस ग्लूकोज के एक अणु से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से या ग्लूकोज के टूटने से पायरिक अम्ल के, किसके? पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। पायरिक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? दो अणु। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरिक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज का अपघटन होना या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना, ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हो गया ग्लूकोज का अपघटन होना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरिक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दोनों में हो सकती है। अर्थात ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन दोनों प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपघटन होता है और क्या बनता है? पायरिक अम्ल बनता है। इस क्रिया को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये क्रिया जो होती है ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में, अर्थात कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब बात ये करते हैं अपन कि जो पायरिक अम्ल बनता है, ये पायरिक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है। पायरिक अम्ल जो होता है, देखो पायरिक अम्ल जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यदि O2 की उपस्थिति होती है अर्थात ऑक्सी श्वसन। O2 की उपस्थिति का मतलब क्या हो गया? ऑक्सी श्वसन। यदि पायरिक अम्ल O2 की उपस्थिति अर्थात ऑक्सी श्वसन में ऑक्सी श्वसन होता है तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस दौरान कौन सा चक्कर चलता है? क्रेब्स चक्कर। कौन सा चक्कर चलता है? क्रेब्स चक्कर। ठीक है। और यदि O2 की अनुपस्थिति होती है, O2 की अनुपस्थिति में अर्थात कौन सा श्वसन हो गया? अनोक्सी श्वसन। पायरिक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अर्थात अनोक्सी श्वसन, ऐसी स्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है साइटोप्लाज्म में अर्थात कोशिका द्रव्य में। और इस दौरान क्या क्या बनते हैं? अभी आपने देखा होगा एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2, ठीक है। और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। 56 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, ठीक है। और क्रेब्स चक्कर कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये क्रिया इस क्रेब्स चक्कर के दौरान क्या क्या बनता है? CO2 6CO2 प्लस जल और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है।
686 किलो कैलोरी क्या बनती है, ऊर्जा। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो हमने बात क्या की अभी कि ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज के एक अणु के अपघटन से पायरिकमल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। पायरिकमल के 2 अणुओं का निर्माण, ग्लूकोज के एक अणु के अपघटन से पायरिकमल के 2 अणुओं का निर्माण, ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। ये O2 की उपस्थिति में भी हो सकती है और O2 की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। अब जो ये पायरिकमल होता है ये O2 की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सी श्वसन, और पायरिकमल जब O2 की अनुपस्थिति में जाता है तो ये कहलाता है अनोक्सी श्वसन। अर्थात पायरिकमल ऑक्सी श्वसन के दौरान पहुंच जाता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। और ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो निश्चित रूप से क्या क्या बनेंगे, CO2, जल और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। और यदि पायरिकमल O2 की अनुपस्थिति में काम आता है तो ऐसी स्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है साइटोप्लाज्म में अर्थात कोशिका द्रव्य में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और इस दौरान क्या बनता है, एथिल एल्कोहल, CO2 और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, तो ये बात हुई अपने श्वसन, श्वसन के क्रियाधार, श्वसन के प्रकार और ग्लूकोज से क्या बनेगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, ये मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये बातें बताइए मैंने आपको, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, श्वसन, श्वसन के क्रियाधार, श्वसन के प्रकार और ग्लूकोज का अपघटन। ठीक है, और ग्लूकोज का अपघटन O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में संपन्न हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन जो होते हैं उनमें अंतर क्या होता है, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है। तो अभी बात करेंगे अपन ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन में अंतर की। ठीक है, यहाँ अपन बात करते हैं ऑक्सी श्वसन, ठीक है, और यहाँ बात करते हैं अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन हमने अभी पढ़ा है कि ये O2 की प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में, और ये O2 की अब्सेंस में होता है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है और अनोक्सी श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन जो होता है लगभग सभी सजीवों में होता है, ऑक्सी श्वसन लगभग सभी सजीवों में होता है, लेकिन अनोक्सी श्वसन जो होता है वो सभी सजीवों में नहीं होता। या ये किस में होता है, ये हमने अभी बात की थी कि अनोक्सी श्वसन जो होता है मुख्य रूप से कवक, फंजाई, जीवाणु, बैक्टीरिया, कुछ अंकुरित बीज और मांसल फलों में देखने को मिलेगा। अनोक्सी श्वसन किस किस में देखने को मिलेगा, कवकों में, जीवाणुओं में, अंकुरित बीज और मांसल फलों में देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये बात हमने अभी की थी कि ऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण, और अनोक्सी श्वसन जो होता है उसका ग्लूकोज में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये बात की कि ऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो अधिकतम ऊर्जा बनती है, कितनी, 686 किलो कैलोरी, यानी अधिकतम ऊर्जा रिलीज होती है, और यहाँ 56 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण, परिणाम स्वरूप ऊर्जा भी क्या बनती है, कम बनती है। ठीक है, इसके बाद इसमें अपन बात करते हैं ऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें अगर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है तो वो तो होती है साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया तो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स चक्र की बात करते हैं तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
ठीक है। और अनोक्सिक श्वसन में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सभी प्रक्रियाएं साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। सभी प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। कहाँ संपन्न होती हैं? कोशिका द्रव्य में। ये बात हुई एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस की। ऑक्सीय श्वसन और अनोक्सिक श्वसन में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले अपन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। ऑक्सीय श्वसन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो O2 की प्रेजेंस में होता है, और अनोक्सिय श्वसन जो होता है वो O2 की अब्सेंस में होता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात हमने की कि ऑक्सीय श्वसन जो होता है वो सभी सजीवों में पाया जाता है, जबकि अनोक्सिय श्वसन होता है वो कुछ कवक है वो सॉरी कुछ अनोक्सिय श्वसन जो होता है वो कवकों में, जीवाणुओं में, इसके अलावा अंकुरित बीज और मांसल फलों में भी देखने को मिलता है। ऑक्सीय श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि अनोक्सिय श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज का अनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो उससे ऊर्जा अधिक रिलीज होती है 686 किलो कैलोरी, जबकि अनोक्सिय श्वसन में ऊर्जा कम रिलीज होती है लगभग 56 किलो कैलोरी। ठीक है। ऑक्सीय श्वसन में जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर होते हैं वो अलग अलग स्थल पे संपन्न होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि क्रेब्स चक्कर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और अब्सेंस में भी होती है। अनोक्सिय श्वसन जो होता है वो उसमें होने वाली जितने भी श्वसन में जो भी क्रियाएं होते हैं अनोक्सिय श्वसन में वो सभी क्रियाएं साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होती है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, कोशिकीय श्वसन का स्थल। कोशिकीय श्वसन का स्थल, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन का स्थल। कोशिकीय श्वसन का स्थल का मतलब क्या है कि ये श्वसन की क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका में कहाँ संपन्न होती हैं। श्वसन की क्रियाएं जो होती हैं वो श्वसन में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो कहाँ संपन्न होती है। तो हम बात कर चुके हैं कि ऑक्सीय श्वसन करने वाले जितने भी जीव होते हैं, ऑक्सीय श्वसन करने वाले जितने भी जीव होते हैं उनमें श्वसन का जो प्रमुख स्थल होता है, मुख्य स्थल होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये किस में? ये उन जीवों में है जिनमें ऑक्सीय श्वसन होता है। जिनमें कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सीय श्वसन। अर्थात ऑक्सीय श्वसन करने वाले जितने भी सजीव होते हैं, जीव होते हैं, उनमें श्वसन मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि कवक जो होता है, कवक फंजाई जो होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। कवकों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए उनमें ये क्रिया कहाँ संपन्न होगी? ये क्रिया होगी मीजोसोम में। मीजोसोम अर्थात जीवाणु जो होते हैं उसमें श्वसन का जो स्थल होता है वो क्या होता है? मीजोसोम। किसमें? जीवाणु में, सॉरी कवक नहीं, जीवाणुओं में श्वसन का मुख्य स्थल क्या होता है? मीजोसोम। बैक्टीरिया में श्वसन का मुख्य स्थल क्या होता है? मीजोसोम होता है। क्यों? क्योंकि जीवाणु जो होते हैं ना उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह वहाँ पर एक अन्य अंग पाया जाता है जिसको मीजोसोम कहते हैं, जिसका निर्माण जो होता है, इस मीजोसोम का निर्माण जो होता है जीवाणुओं में, जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंतर्वलन से होता है। कोशिकीय झिल्ली के अंतर्वलन से, कोशिकीय झिल्ली के इनफोल्ड होने से इस मीजोसोम का निर्माण होता है। जीवाणु में कोशिका झिल्ली के इनफोल्ड होने से, कोशिकीय झिल्ली के इनफोल्ड होने से, अंतर्वलन से एक संरचना बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? मीजोसोम। और ये मीजोसोम ही जीवाणु में कोशिकीय श्वसन का
मुख्य स्थल होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें ऑक्सीश्वसन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। अभी अपन बात कर रहे थे कि ऑक्सीश्वसन का मुख्य स्थल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें ऑक्सीश्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 2 स्टेप में, 2 चरणों में पूरी होती है। जानते होंगे आप। सबसे पहला स्टेप तो होता है क्रेब्स साइकिल। कौन सा होता है, क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स साइकिल। और दूसरा होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रेब्स चक्कर की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ETS भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन ये दोनों क्रिया होती कहाँ है, क्रेब्स चक्कर की क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्कर की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्यों, क्योंकि क्रेब्स चक्कर के लिए जितने भी आवश्यक एंजाइम होते हैं वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। इसलिए क्रेब्स चक्कर की क्रिया तो संपन्न होती है कहाँ पर, मैट्रिक्स में। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी होती है उस पर एक टेनिस की रैकेट के समान संरचना पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम। F1 कण या क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। इन F1 कण या ऑक्सीसोम पर होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया कहाँ होती है, F1 कण या ऑक्सीसोम। ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी किसकी, कोशिकीय श्वसन के स्थल की। अब बात करते हैं कि ऑक्सीश्वसन के लिए जो मुख्य कोशिकीय श्वसन का स्थल होता है, ऑक्सीश्वसन के लिए जो मुख्य श्वसन का स्थल होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और अनुक्षी श्वसन होता है जैसे जीवाणु है, कवक है, इनमें। तो इनमें क्या होता है कि मुख्य रूप से जो जीवाणु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की जगह वहाँ पर कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से मेसोसोम का फॉर्मेशन होता है और इस मेसोसोम में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला ऑक्सीश्वसन जो होता है वो 2 चरणों में पूरा होता है, एक तो क्रेब्स चक्कर और दूसरा ETS। क्रेब्स चक्कर ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है और दूसरा होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये संपन्न होता है F1 कण या ऑक्सीसोम पर। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे ग्लाइकोलाइसिस की। किसकी बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की, कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस देखो, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज से, ग्लाइको का मतलब किससे, ग्लूकोज से। और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हो गया ग्लूकोज का टूटना। ठीक है। ग्लूकोज बोल दो, शर्करा बोल दो, ग्लूकोज शर्करा है तो ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, अभी हमने बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस ये क्रिया जो होती है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 10 चरणों में, 10 स्टेप में पूरी होती है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कितने स्टेप में पूरी होती है, 10 स्टेप में। हमें ये पूरे 10 स्टेप याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले तो अपन ये याद रखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु जो होता है उसके अपघटन से पाइरीकमल के कितने अणुओं का निर्माण होता है, 2 अणु का। अभी बात की थी हमने ऊपर कि ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में, ग्लूकोज उसका एक अणु होता है, उसके अपघटन से पाइरीकमल के, किसके, पाइरुविक के अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। पाइरीकमल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। ये क्रिया एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो
मुख्य बातें अपन कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये थी कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका की कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना यानी ग्लूकोज का टूटना। और आप जानते हैं कि ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है? पायरिक अम्ल। जब ग्लूकोज का एक अणु अपघटित होता है, टूटता है, तो उसके परिणाम स्वरूप पायरिक अम्ल के कितने अणुओं का निर्माण होता है? 2 अणुओं का निर्माण। इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है ये कितने चरणों में पूरी हो रही है? 10 चरणों में। ठीक है। दूसरी बात अपन आगे ये करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है इसकी खोज जो है वो 3 वैज्ञानिकों ने की थी। वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक वैज्ञानिक था एम्बेडन। कौन था? एम्बेडन। ठीक है। और दूसरा वैज्ञानिक था मेयरहोफ। ठीक है। और तीसरा वैज्ञानिक था पार्नस। एम्बेडन, मेयरहोफ और पार्नस, इन 3 वैज्ञानिकों ने इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की खोज की थी। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की खोज किसने की? एम्बेडन, मेयरहोफ और पार्नस ने। इसलिए इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का एक अन्य नाम और दे दिया गया, जो तीनों वैज्ञानिकों के जो नाम है उनके पहले लेटर को लेकर दिया गया है। एम्बेडन, मेयरहोफ और पार्नस। एम्बेडन से ई और मेयरहोफ से एम और पार्नस से पी। इसलिए इसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का एक अन्य नाम और हो गया ईएमपी पथ। क्या बोलते हैं? ईएमपी पथ। ग्लाइकोलाइसिस को ही ईएमपी पथ कहा जाता है। ये नाम जो है उन वैज्ञानिकों के नाम से दिया गया है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये O2 की उपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है और O2 की अनुपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है। कितने चरणों में पूरी होगी? 10 चरणों में। ठीक है। अब अपन इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में एक मुख्य चीज़ आती है, इसके 10 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ। वो बात अपनी है एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या बात करते हैं अपन? एलोस्टेरिक एंजाइम। हमने बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया 10 चरणों में संपन्न होती है। जो 10 चरण होते हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? एंजाइम के ऊपर। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया 10 चरणों में संपन्न होती है और ये 10 चरण जो होते हैं ये सभी एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली क्रिया हैं। ठीक है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम क्या करते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को अनियंत्रित करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वो उस क्रिया को, जैव रासायनिक क्रिया को उत्क्रमणीय नहीं होने देते। क्या नहीं होने देते? उत्क्रमणीय नहीं होने देते। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में काम आने वाले उन एंजाइमों को एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को, बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, अर्थात उत्क्रमणीय नहीं होने देते। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया को केवल एक ही डायरेक्शन में चलाते हैं। एक ही डायरेक्शन का मतलब अभिक्रिया केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है, रिवर्सिबल नहीं होती। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंजाइम पर। कौन से एंजाइम पर? एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम कौन से हो गए? जो अभिक्रिया को केवल एक ही दिशा में चलने देते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलने देते हैं, अर्थात अभिक्रिया को उत्क्रमणीय नहीं होने देते। ऐसे एंजाइमों को कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। ये एलोस्टेरिक एंजाइम आपको कहाँ मिलेंगे? ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की जो 10 चरण है उनकी बात करेंगे तब बताएंगे हम आपको। उसमें 2 एंजाइम है जो एलोस्टेरिक एंजाइम है, जो अभिक्रिया को केवल एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में चलने देते हैं। एक तो होता है हेक्साकाइनेज। कौन सा एंजाइम होता है? हेक्साकाइनेज। ठीक है। और दूसरा एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। हेक्साकाइनेज और दूसरा कौन सा होता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है। ये दोनों एंजाइम कहलाते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। मतलब एलोस्टेरिक एंजाइम का मतलब क्या होता है? ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, अर्थात अभिक्रिया को
उत्क्रमणीय नहीं होने देते। ऐसे एंजाइमों को कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। और ग्लाइकोलाइसिस में ऐसे दो एंजाइम है, एक तो हेक्साकाइनेज और दूसरा होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। और ये दोनों एंजाइम आपको जब ग्लाइकोलाइसिस के 10 चरण मैं आपको बताऊंगा, तो उस 10 चरण में हम आपको दिखाएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप की।